खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा से कई नए चेहरे मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। भावी मुजफ्फरपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। मुजफ्फरपुर विधानसभा को लेकर उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज हमारा समाज शिक्षा से दूर है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। प्रत्येक प्रत्याशी जो हैं अपने अपने मतदान को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आप पहुँचे हैं। ए.के. दास, डॉक्टर ए.के. दास पहचान नहीं है, कई वर्षों से लोगों के बीच में रहे हैं और डॉक्टर होते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों को निःशुल्क भी व्यवस्था किया है, निःशुल्क इलाज किया है। साथ ही साथ ये अभी राजनीतिक में अपना कदम रखे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर होते हुए इन्होंने कैसे इनका मन बना जो इन्होंने राजनीतिक में कदम रखा है। और मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्या इनका मोटिव है, क्या कुछ इनका डायग्राम बना हुआ है मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ए.के. दास है और मैं मुजफ्फरपुर में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर होते हुए आपको कैसे आपका मन बना कि आपने राजनीति में अपना कदम रखा। हम समझते हैं कि जो व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में आता है वो बचपन से ही समाज सेवा और सेवा की भावना से ही इस लाइन में आता है। चिकित्सा सेवा पिछले 20 साल से मैं अनवरत करता रहा हूँ और इस क्रम में कैसे ये चिकित्सा सेवा समाज सेवा में बदल गया ये पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये महसूस होने लगा कि ये बहुत ही छोटा समाज सेवा है। हमारे समाज को इससे बड़े आयाम की ज़रूरत है। बड़े क्षेत्र में समाज को सुदृढ़ और विकास करने की ज़रूरत है। बड़े लेवल पे समाज में बदलाव करने की ज़रूरत है। ये मन बनाया कि समाज के एक विस्तृत सेवा के रूप में आगे बढ़ा जाए। आज का जो हम लोग का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, लोग वादा करते हैं लेकिन उस वादा पर खरे उतर नहीं पाते हैं। क्या लगता है आपको? वैसे तो कहते हैं कि वादा तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है और ये पिछले कई दशकों और कई वर्षों से ये चलता जा रहा है। बिहार इस बदतर स्थिति में इन वादा खिलाफी का शिकार होता रहा है। हम वादा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप काम करके दिखाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं आपसे मुजफ्फरपुर की जन समस्या को लेकर के। आए दिन आप देखते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। सड़क नाला बदतर स्थिति में है। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं, 49 वार्ड है, बहुत से ऐसे हैं कि आज भी पानी की समस्या बनी हुई रहती है। इन पर कैसे क्या बने? अगर आप इसको थोड़ा अंदर से समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मुजफ्फरपुर एक बहुत ही पुरातन सिटी रहा है, बहुत पुराना शहर रहा है और इस शहर का विकास कभी किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया गया और जिसके कारण हमें रोज़ सड़क और नाले की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई साल हो गए इस शहर में और हर बारिश में हम लोग अपने नालियों को और अपने रोडों पर पानी और घर के अंदर पानी देखते आए हैं। बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों को देखकर। जो शहरी क्षेत्र में अगर घर के अंदर पानी घुस जाए तो ये हमारी कुव्यवस्था को उजागर करता है। परंतु ये बात भी समझने का है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुजफ्फरपुर की ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल ही लो लाइंग है और हम नदी के बैठे हैं। तो हमारा शायद प्लानिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई। जहां हमने इस शहर को जो बसाया उसमें हम लोगों ने प्रॉपर ड्रेनेज का प्लानिंग नहीं किया और रोड का उस हिसाब से प्लानिंग नहीं किया। ये जब भी प्लानिंग हुई है ये फौरी तौर पर हुआ, यानी कि टेम्पररी प्लानिंग हुआ है। और आज भी जो मैं समझ पाता हूँ
दो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक आम इंसान के जैसा मैं समझ पाता हूँ कि आज भी जो टाउन में नाले का जो प्लानिंग है या रोड का प्लानिंग है वो बिल्कुल ही फौरी तौर का है। हमारे सड़कें आज भी 20-22 फीट, कहीं कहीं 40 फीट है, लेकिन शहर के अंदर 20-22 फीट वाला जो रोड है वो उसको चौड़ा माना जाता है और 10 फीट वाला को चलने लायक माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें अगले 20-25 वर्षों के लिए, तो 10 फीट वाला रोड जो है वो एक गली के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हालत में क्या हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं अपने शहर के लिए? क्या हम इसको अगले 35 साल तक इस शहर को ले जा पाएंगे इस हालत में? तो मुझे लगता है कि प्लानिंग में थोड़ी मतलब सुधार की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि इस शहर को स्मार्ट सिटी न बना के अगर हम कोई नया मुजफ्फरपुर, न्यू मुजफ्फरपुर टाउन बनाएं, जिसमें अगले 35 से 50 वर्षों तक का विकास का गुण हो, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों के पास गाड़ी से पहुँचने के, वहाँ पे पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था हो, तब शायद हम लोग एक्चुअली स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे बच्चे को खेलने का प्लेग्राउंड हो, हमारे महिलाओं को घूमने की स्वतंत्रता हो, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान की रक्षा करते हुए इनके लिए पार्क और अन्य मनोरंजन के साधन हो, धर्म को पालन करने के लिए उनकी व्यवस्था हो। तो हम अगर प्लानिंग समग्र करेंगे तभी शायद हम स्मार्ट कहलाएंगे। चल रही है, बड़े बड़े ब्रांड लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी लोग कहे जाते हैं, तो फिर अपने आप को आप कितना आंक पाएंगे इस क्षेत्र में? मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे किसी से मुझे कोई कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। मैंने अपने जीवन का जो अभी तक का काल रहा है, जो शुरू के 20-25 साल पढ़ाई में लगा है, उसके बाद से हमने अपने जीवन को आम जीवन के लिए ही न्योछावर किया हुआ है। और पिछले 20 सालों से मैं अनवरत लोगों के बीच में हूँ और लोगों ने मुझे देखा है, जांचा है, परखा है, मेरी कमियों को उजागर किया है, मुझे एक अच्छे इंसान बनने में मदद किया है, तो मुझे बहुत प्रेम मिला है। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रेम ऐसे ही बना रहे। बाकी तो भविष्य के गर्व में है, अब पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम आपके समक्ष अपने होशो हवास से, अपने दिलो दिमाग से, अपने पूरे जज्बात से आपके बीच में है। हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे होने के बावजूद बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को। आईटी सेक्टर के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं, तो उसके लिए आप क्या? सबसे दुख वाली बात यही है, सबसे तकलीफ़ देने वाली बात यही है कि हम ब्रेन ड्रेन के सबसे ज़्यादा शिकार हुए राज्य हैं। हमारा राज्य 2020 के सेंसस के हिसाब से सबसे युवा राज्य है। ऑलमोस्ट 60% लोग बिहार में युवा हैं, सेंसस की डाटा कहती है। दुर्भाग्य से जब आप इस युवा वर्ग को जब आप छुएंगे, टच करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो सबका एकमात्र लक्ष्य है कि बाहर जाके काम करेंगे। हम अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको यहाँ रहने के लिए हमने शायद व्यवस्था करने में कोई बड़ी भूल कर दी है। पलायन एक नासूर, एक बीमारी बिहार के लिए बना हुआ है। मज़दूरों को ट्रेनों में जाते देखते हैं, हवाई जहाज़ से जाते देखते हैं, दिल्ली के सड़कों पे, बम्बई के सड़कों पे, बेंगलोर के सड़कों पे, हैदराबाद के सड़कों पर जब बिहारियों को देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अंदर से पीड़ा होती है। ये तो हमारे बच्चे हैं ना, इनको तो अपने माँ बाप के पास होना चाहिए, अपने बूढ़े माँ बाप के पास रहना चाहिए। हम क्या कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे यहीं रहें, अपने माँ बाप के साथ, अपने समाज के साथ, अपने संस्कार के साथ? हमें क्यों तकलीफ़ है बिहारी कहलाने का? हम बिहार में वैसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें? हमारे सभी दोस्त आज बाहर हैं, हम सब उनसे गुजारिश करते हैं कि आप वापस लौटिए, परंतु वो कहते हैं कि लौट कर करेंगे क्या? रोज़गार कहाँ है? काम क्या है? तो हमें इस दिशा में बहुत गंभीर सोच की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, जितने भी राजनीतिक लोग आते हैं इस पर ज़रूर चर्चा करते हैं, सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हैं। तो क्या लगता है, हमारा मुजफ्फरपुर में महिलाएं सशक्तिकरण है, महिला सुरक्षित है? 50% भागीदारी जो है महिलाओं का है समाज में। दुर्भाग्य से हम वैसे रोज़गार का
ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि जो हमारी 50% महिलाएं रोजगार उन्मुख हों। बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं घर में बैठती हैं, घर का देखभाल करती हैं, वैसे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परंतु जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, जो महिलाएं अपना रोजगार करना चाहती हैं, जो महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अपने काम से मजबूत कर सकती हैं, हमें वैसे व्यवस्था करने की ज़रूरत है। हम ज़्यादातर महिलाएं जो हैं हमारे बिहार में वो गरीब हो जाती हैं, उनके पास पूंजी नहीं होता है काम करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि उनको कोई पूंजी सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से मिले, ताकि वो अगर वो चाहें तो अपनी पूंजी, उस सरकार की पूंजी को कम से कम ब्याज दर पे वो लेकर अपना कोई स्वरोजगार करें, जैसे कि पापड़ बनाना, चटनी बनाना, अचार बनाना, सिलाई करना। बहुत सारे घरेलू उद्योग हैं जिनको आप कर सकते हैं और उससे एक बढ़िया आप आमदनी अपने घर के लिए कमा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। बिहारी व्यंजन जो है पूरे विश्व में अब फेमस हो रहा है। हमारा लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, हमें उस पर गर्व भी है। हमारा अचार, आम का अचार बहुत फेमस है, हमारा मिर्ची का अचार बहुत फेमस है, पर हम उसको उद्योग के रूप में नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है ऐसी व्यवस्था करने की कि हमारी महिलाओं के हाथ में भी आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो। अब जैसे कि तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि तो फिर मुजफ्फरपुर की 24 जो है 94 के जो जनता है आपको क्यों वोट करेगी? वोट करेगी जनता, ये तो उसमें अभी थोड़ा वक्त है, परंतु मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपने 20 वर्षों के पूरे सेवा इतिहास के साथ लोगों के बीच में हूँ। मेरी हर जीवन के हर पहलू लोगों के सामने है। हमने सेवा ही किया है और समाज को हर रूप से देखा है। सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे ऊंचे स्तर के लोगों से हमारा रोज़ का आमद रफ्त है। लोग हमारे पास जुड़ते हैं, अपनी तकलीफ़ बताते हैं, हमने उनका इलाज किया है, उनको संतुष्ट किया है। हमारी जितनी इच्छा, जितनी भी शक्ति रही है, हमने उस शक्ति के साथ उनकी सेवा की है। हम इन्हीं भावनाओं के साथ लोगों के समक्ष जाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि हमारी दिशा, हमारा सोच, हमारा विकास करने का जो जज्बा है वो बहुत मजबूत है। हम चाहेंगे कि हमारे युवा हमारे साथ जुड़ें और इस नए मुजफ्फरपुर के विकास में हर एक अपना योगदान करें। शिक्षा को लेकर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा में इतना खर्च बैठ जाता है कि लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं, फिर इसके लिए कैसे किए? किसी भी समाज का सबसे रीढ़ जो है वो शिक्षा है। समाज का विकास होना या समाज का ह्रास होना, उस सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का ही सबसे मजबूत वजह होता है। इसलिए शिक्षा समाज के हर वर्ग तक उपलब्ध होना चाहिए। और मैंने कहा है कि शिक्षा में कोई विभेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह बजनी चाहिए जैसे एक कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बसता है, उसके क्लास में वैसे ही टीचर्स आने चाहिए जैसे सभी स्कूल में होता है। शिक्षा का स्तर सबको बराबर मिलना चाहिए। जब आप शिक्षा का स्तर सबको देंगे, सबको एसेंशियल शिक्षा देंगे, सबको एसेंशियल स्किल देंगे, तो समाज अपने आप विकास करेगा। इसलिए हमारा प्रमुख मुद्दा शिक्षा के समाजीकरण और शिक्षा के समांतर करने की है। हम चाहेंगे कि सब वर्ग के लोगों को समान शिक्षा मिले ताकि सब वर्ग के लोगों को ऊंचा उठना और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। हमारे यहाँ जाति काफ़ी ज़्यादा बंटवारा होता है, तो फिर कैसे आप इसको आकलन करेंगे? हमारे लिए जाति कोई आधार ही नहीं है लोगों के बीच में जाने का। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे डॉक्टर होने में मेरे जाति का कोई उपयोग नहीं होता। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं वो हमारी जाति पूछकर, या मैं कभी उनसे जाति पूछकर इलाज नहीं करता। जाति एक सच्चाई है, जाति एक संस्कार की व्यवस्था है। हम उसका ज़रूर सम्मान करते हैं और उस सम्मान के क्रम में मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। इसलिए जाति अपने जगह पे है, पर सोच, विकास और सुदृढ़ीकरण जाति के ऊपर है। आज के राजनीतिक परिपक्ष को देखते हुए आपका अपना क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा विकास है। मेरा एजेंडा अपने सभ्यता, अपने संस्कार को बचाने का है। मेरा एजेंडा बिहार
को वापस उसके सबसे उन्मुक्त, सबसे बढ़िया लक्ष्य तक ले जाने का है, जब बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्य में हो। आप यहाँ के जनता को और वोटर को क्या कुछ कहना देना चाहेंगे? हम जनता को यही बोलेंगे कि दिलो दिमाग से सोच बूझकर निर्णय लें और सही व्यक्ति का चुनाव करें। देखिए, इनसे बात की है हम, तो बात करने के बाद इतना तो पता चला है कि इनकी सोच है विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, यहाँ स्वरोजगार को लेकर के है, हमारे नौजवान जो दूसरे जगह भटकते हैं उनको लेकर के है। इनकी सोच अच्छी है। ये आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव बताएगा कि क्या जनता इनको कितना मान देती है, कितना सम्मान देती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।